सो यहाँ पर हम प्रीवियस क्लास में टाइपस्क्रिप्ट पर थे। सो W3C स्कूल्स पर जाना है। कौन सा सेक्शन ओपन करना है अपने को? टाइपस्क्रिप्ट ओपन करना है। ठीक है, साथ साथ में हम टाइपस्क्रिप्ट प्लेग्राउंड ये हमने ओपन किया। अब आपने कल किसी ने भी असाइनमेंट नहीं दिया कि भाई टाइपस्क्रिप्ट पे जो मैंने एसक्यूएल इनर जॉइन बताया, फॉरेन कंस्ट्रेंट बताया, टाइपस्क्रिप्ट बताया, सीडिंग बताया, मैंने 1 घंटे के लेक्चर में मैंने बहुत सारी चीजें बताई। मगर आपके स्क्रीनशॉट में क्या आ रहा है? कोई मुझे सिर्फ इनर जॉइन करके बता रहा है, एफके का नामो निशान नहीं। कोई मुझे आगे की चीजें बता रहा है, बीच का टाइपस्क्रिप्ट का किसी ने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है, तो ये मेरे को बार बार वीडियो में 2-5 मिनट मेरे को ये बोलना पड़ता है। क्यों आपके पास 24 घंटे में इतना टाइम नहीं है कि ये जो क्लास के असाइनमेंट आप कर पाओ? ये अभी फिर बता रहा हूं मैं भाई, आज जो बता रहा हूं मेरे को हर चीज जो मैंने लेक्चर में बता रखी है उसके सबके स्क्रीनशॉट चाहिए मुझे। ठीक है, सो टाइपस्क्रिप्ट में हम गए और ये पर्टिकुलर असाइनमेंट था। ठीक है ना, तो मैंने मैंने एक्स कॉलन नंबर, वाई कॉलन नंबर, तो एक्स वेरिएबल मैंने किस टाइप का बना दिया? नंबर टाइप का। वाई वेरिएबल मैंने किस टाइप का बना दिया? नंबर टाइप का। तो वेरिएबल बनाते समय टाइप भी डिफाइन कर सकें, ये किस चीज में पॉसिबल है? जावास्क्रिप्ट में कि टाइपस्क्रिप्ट में? टाइपस्क्रिप्ट में। ठीक है ना, टाइपस्क्रिप्ट किसने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। टाइपस्क्रिप्ट इंडस्ट्री में यहां पर यूज हो रहा है तो जावास्क्रिप्ट यहां पर यूज हो रहा है। इसका मतलब जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स आप आगे चल के जब आपका प्लेसमेंट होगा, अगर आपको नोड.जेएस से रिलेटेड प्रोजेक्ट मिलेगा तो मोस्टली उन प्रोजेक्ट्स में क्या यूज हुआ होगा? टाइपस्क्रिप्ट यूज होगा। क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट हमारे सॉफ्टवेयर को क्रैश होने से बचाता है, गलतियों के चांसेस बचाता है। उसके पीछे बेसिक फंडामेंटल यही है कि वेरिएबल डिफाइन करते समय आप उसके टाइप्स भी डिफाइन कर देते हो। ठीक है ना, कि मैंने 2 नंबरों को जोड़ना है। अब 2 नंबरों को जोड़ना है तो आपने पहले ही उनके टाइप डिफाइन कर दिए कि यार एक्स जो है वो नंबर टाइप का है और वाई जो है वो भी नंबर टाइप का है। तो आगे और नीचे चलते हुए, कोड में नीचे चलते हुए जो भी ऑपरेशन होगा उन उन एक्स और वाई वैल्यू में वो नंबर सिर्फ नंबर टाइप के ही आ सकते हैं। तो आप देखो कि मैंने एक्स के अंदर 10 स्टोर किया, मगर किस टाइप का? स्ट्रिंग टाइप का, जो कि मेरे टाइप डेफिनेशन के अगेंस्ट जा रहा है। तो ऑब्वियसली मैं जब इस कोड को रन करूंगा, इस कोड को रन करूंगा, तो यहां पर आप देखना टाइपस्क्रिप्ट में उसने मेरे को एरर दे दिया। भले ही आपको कंसोल में आउटपुट देखने को मिल रहा हो, यहां पर कहीं ना कहीं आउटपुट देखने को मिल रहा हो, बट ये हमें टाइपस्क्रिप्ट का एरर बता रहा है, ये रन टाइम पे भी बता रहा है। इसी स्ट्रिंग को अगर मैं नंबर वाला कर दूं, ठीक है, और मैं इसको रन करूं, तो देखना एरर्स में जीरो एरर्स, जीरो एरर, और लॉग में आउटपुट भी देखने को मिल रहा है। समझ में आ रहा है? सो टाइपस्क्रिप्ट में ही हमें प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है। अब हम चलते हैं। अब ये टाइपस्क्रिप्ट का असाइनमेंट का स्क्रीनशॉट किसी का नहीं आया है। ठीक है ना, तो आज सर आपने को ये बताना है, दोनों चीजें करके बतानी है कि सर मैंने एक्स नंबर टाइप कर लिया, मैंने वाई नंबर टाइप कर लिया, उन दोनों पे मैं एक एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। एरिथमेटिक ऑपरेशन कौन सा? एडिशन। एरिथमेटिक ऑपरेशन कौन सा? सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये जो आप पहली दूसरी तीसरी क्लास में आपने पढ़े हैं, इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? एरिथमेटिक ऑपरेशन। क्या बोलते हैं? मैथमेटिक नहीं, एरिथमेटिक ऑपरेशन। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है हमारी, जो टाइपस्क्रिप्ट है, हमारा जो जावास्क्रिप्ट है, एरिथमेटिक ऑपरेशन कर पा रहा है। और ये टाइपस्क्रिप्ट का कोड है, टाइपस्क्रिप्ट का प्लेग्राउंड है। वेरिएबल बनाते समय हमें टाइप भी डिफाइन करना है, इससे नीचे आगे चल के कोड में एरर होने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। ठीक है ना, तो बड़ी बड़ी कंपनीज में मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स जो हैं नोड.जेएस से, वो किस में बने हुए होंगे? वो टाइपस्क्रिप्ट में ही होंगे। आपको भी पहला जो लाइफ का पहला प्रोजेक्ट अगर अच्छी कंपनी में लग गए तो आपको टाइपस्क्रिप्ट पे ही काम करना है, ये दिमाग में बिठा लेना आपने। तो धीरे धीरे अपना जावास्क्रिप्ट हमने थोड़ा बहुत सीखा है और थोड़ा बहुत हम आगे किधर की ओर बढ़ रहे हैं, टाइपस्क्रिप्ट पे भी आगे बढ़ रहे हैं। और जो नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट मैंने सेटअप किया है, आप देखो, आप अंदर जा जाके देखो, आप है ना ऐप फोल्डर में जाके देखो, जगह जगह आपको पेज डॉट टीएसएक्स मिलेगी। ठीक है ना, तो इसके जितने भी पेजेस हैं, हमारे इसके हमारे इसके नोड.जेएस के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, इस प्रोजेक्ट के पर्टिकुलर, ठीक है ना, इस प्रोजेक्ट के हमारे जितने भी पेजेस हैं, इन पेजेस को अगर आप देखोगे, केयरफुली देखोगे, तो हमारा कहीं ना कहीं क्या मिल जाएगा? हमें हमें अपने पेज के एक्सटेंशंस मिल जाएंगे। तो आप ये देखो, यहाँ पर ऐप के अंदर गए, ऐप के अंदर गए, और ऐप के अंदर आपको क्या मिल गया? लेआउट डॉट टीएसएक्स, पेज डॉट टीएसएक्स। तो इसका ये समझ लो कि भाई ये जो लेआउट डॉट टीएसएक्स है और ये जो पेज डॉट टीएसएक्स है, तो भाई इस टीएस का मतलब ही टाइप स्क्रिप्ट है। टाइप
स्क्रिप्ट, जो कि मैं आपको कहां सिखा रहा हूं अभी हाल फिलहाल, प्लेग्राउंड। ठीक है ना, समझ लो कि ये जो नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट हमने सेटअप किया है ये टाइपस्क्रिप्ट की मदद से किया है, इसलिए जितने भी पेजेस बन रहे हैं, है ना, जितने भी हमारे वेब पेजेस बन रहे हैं वो टीएस करके बन रहे हैं। अब इसमें एक्स क्या है, इस एक्स का मतलब है, कोई बता सकता है, एक्सएमएल। ठीक है ना, इस एक्स का मतलब होता है एक्सएमएल। अब कभी इंटरव्यू में पूछ ले कि भाई एक्सएमएल क्या है, तो आपको बोलना है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। भाई ये क्या काम करती है ये इतना भी नहीं बता पाओ तो कम से कम इज्जत इतनी बचा लेनी है कि एक्सएमएल का फुल फॉर्म एटलीस्ट आता है सर, क्या यूज होता है वो भले आप नहीं बताओ, कोई दिक्कत नहीं भाई, मगर फुल फॉर्म तो बता ही देना, इतना आप कर सकते। सो व्हाट इज टीएस, इट्स अ टाइपस्क्रिप्ट, एंड व्हाट इज एक्स, इट्स एन एक्सएमएल व्हिच स्टैंड फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। अब एक्सएमएल की स्पेलिंग एक्स लिख रखा है, मगर स्पेलिंग किससे स्टार्ट होगी, ई एक्स से स्टार्ट होगी। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। सो लैंग्वेज समझ में आ गया। सो मैंने ये जो नोड.जेएस का मैंने जो ये नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट सेटअप किया है, ये मैंने किसके थ्रू सेटअप किया है, टाइपस्क्रिप्ट के थ्रू सेटअप किया। तो यहाँ अड़ोस पड़ोस में यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट जेएस का भी प्रोजेक्ट सेटअप कर लेते हैं। गेट स्टार्टेड, गो टू द डॉक्स सेक्शन एंड वी विल स्टडी द डॉक्स एंड वी विल ट्राई टू क्रिएट समथिंग, we will create it. So now let's open our window R, services.msc. Services.msc is to check whether my database is running in the background or not. ठीक है ना, सो यहाँ पर मैं सिलेक्ट किया, पोस्ट लिखा मैंने, यस माय डेटाबेस इज रनिंग, आई कैन वर्क ऑन द डेटाबेस। ओके, इफ इट इज नॉट रनिंग आई कैन नॉट वर्क। सो ये सारी बातें और स्क्रीनशॉट आपको बताते चलो। फिर आपको ऑब्वियसली आपको गुई चाहिए, पीजी एडमिन। सो पीजी एडमिन इज योर गुई। इसको पीजी एडमिन को मैंने ओपन किया, यस किया, कोड में गए और सारी चीजें मैंने सीडिंग वीडिंग आपको करके बता दिया था प्रीवियस क्लास में। ये रहा हमारा पीजी एडमिन। ठीक है ना, सो आज हम बात करने वाले हैं हमारे सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए। सो बेसिकली हम जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हमें लो लेवल डिजाइन बनाने पड़ते हैं। लो लेवल डिजाइन का मतलब ये हो गया, सिस्टम डिजाइन के दो पार्ट होते हैं, है ना, सिस्टम डिजाइन के दो पार्ट होते हैं। कभी भी कोई सॉफ्टवेयर बनाने को मिले लाइफ में तो आप उसको हम बोलते हैं सिस्टम डिजाइन करना। ठीक है ना, तो हमें जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो सिस्टम डिजाइन करना है उसके दो पार्ट है, एचएलडी और एलएलडी। एलएलडी का मतलब होता है लो लेवल डिजाइन विच इज रिलेटेड टू द प्लानिंग ऑफ टेबल्स, कि भाई कितनी टेबल लेनी है, कौन सी टेबल में कौन सी टेबल का किस टाइप से रिलेशन होगा, कितने कॉलम लेने हैं, ये सारी प्लानिंग किस कैटेगरी में आएगी, अपनी एलएलडी में आएगी, लो लेवल डिजाइन में। उसमें रिलेटेड मैंने दो प्लानिंग कर ली थी, रोल्स एंड यूजर्स। ये दो टेबलें ऐसी हैं कि दुनिया का कोई सा भी प्रोजेक्ट आपको मिलेगा ना तो इसमें दो टेबलें तो होंगी ही होंगी। ठीक है ना, इसमें आपने रोल्स टेबल में मैंने कुछ प्लानिंग करके मैंने बेसिक डाटा सीड करवा दिया था। अब सीडिंग क्या होता है, सीडिंग इज अ प्रोसेस टू इंसर्ट सम इनिशियल डेटा इनटू द डाटाबेस। तो इंटरव्यू में पूछ ले व्हाट इज सीडिंग, सीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग सम इनिशियल डेटा इनटू द डाटाबेस। एम आई राइट? और ये डेफिनेशन मैंने कहीं बुक से नहीं पढ़ रखी है, मैंने अपने थॉट से बोल रहा हूँ, जो चीज मैंने प्रैक्टिकल कर रखी है उस हिसाब से मैं जवाब दे रहा हूँ। ठीक है ना, आप अपनी डेफिनेशन अपने हिसाब से बना सकते हो। कभी बुक्स की डेफिनेशन आपको आप याद भी करोगे ना 2 दिन बाद भूल जाओगे, मगर आपने जो चीज महसूस कर रखी है उस चीज से आप जवाब दोगे ना, वो लाइफ में कभी नहीं भूलोगे आप। समझ में आ रहा ना? सो व्हाट इज सीडिंग, सीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग सम इनिशियल डेटा into the database, that's called seeding. And seeding is everywhere. If you are on a Java project, there is a seeding mechanism. If you are on a Python, there is a seeding mechanism. So we know what is seeding. And we also working on ORM, object relation mapping, जिसके अंदर हम basically हम उस ORM इंजन के थ्रू हम अपने CRUD ऑपरेशंस कर सकते हैं, and we don't have to write raw SQL queries. ठीक है ना, आप देखो मैंने कल मैंने रोल्स टेबल में क्या एंट्री करके बताई थी, अरे भाई ये रोल्स टेबल में कल एंट्री करके बताई थी, ये एंट्री करके बताई ना, मतलब सीडिंग किया मैंने। अब प्लेन एसक्यूएल के अंदर अगर मुझे एंट्री करनी है तो कौन सी क्वेरी लिखते हो सर, इंसर्ट इनटू। कहीं से कहीं तक इंसर्ट इनटू लिखा हुआ मेरे कोड में आप लिख के देख के बता दो कि सर इंसर्ट इनटू यहां लिखा हुआ है। क्या ये seed.ts फाइल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंसर्टिंग डाटा? क्या seed.ts ही रिस्पॉन्सिबल है ना डाटा इंसर्ट करने के लिए? क्या इस फाइल में ऊपर से लेके नीचे तक कहीं से कहीं तक इंसर्ट इनटू लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब आप क्या यूज कर रहे हो सर, एक ORM इंजन यूज कर रहे हो।
ठीक है ना। ORM का मतलब होता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर। आपने ऐसा इंजन यूज किया जिसमें आपको SQL क्वेरी लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपने उस ORM इंजन का मैकेनिज्म यूज किया और आपने CRUD ऑपरेशन कर दिया। समझ में आ रहा है ना। ये ORM इंजन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। जैसे हम अभी नेक्स्ट.जेएस में काम कर रहे हैं, हम अभी किस में काम कर रहे हैं, नोड.जेएस से रिलेटेड नेक्स्ट.जेएस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। सो वी हैव अ ORM इंजन कॉल्ड प्रिज्मा। कल को आप जावा अगर आप पढ़ोगे, आप जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ोगे, आप जावा के अंदर भी अगर कोई अगर करेगा तो जावा के अंदर भी प्लेन SQL क्वेरी लिखने की बजाय एक स्पेशल ORM इंजन होता है जिसे हम हाइबरनेट बोलते हैं। ठीक है ना। तो थोड़ी समझ होनी चाहिए कि यस या मेन चीज क्या है ORM इंजन, व्हाट इट हेल्प अस, इट हेल्प अस to perform CRUD operation without writing raw queries, raw SQL queries। मतलब insert into something लिख रहे हो तो आप क्या लिख रहे हो, raw SQL query लिख रहे हो। और इसी प्रॉब्लम raw SQL query न लिखना पड़े इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ORM इंजन यूज करते हैं। तो कल को मैं अगर जावा पढ़ूंगा तो जावा में भी मुझे ORM इंजन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है ना। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हाइबरनेट ORM ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर, ये तो जावा वाले जो डेवलपर्स हैं उनको अगर इंसर्ट इनटू करना पड़ेगा तो, और वो नहीं करना चाहेंगे तो वो क्या यूज कर सकते हैं, वो हाइबरनेट यूज कर सकते हैं। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हम अच्छी तरीके से नेक्स्ट.जेएस और अगर प्रिज्मा को समझ लें और उसके मैकेनिज्म को समझ लें तो कल अपनी टेक्नोलॉजी हम किस में स्विच कर सकते हैं, आसानी से अपने जावा में भी स्विच कर सकते हैं। ठीक है ना, एज पर द रिक्वायरमेंट। तो ये कुल मिला के टोटल बातें थी जो मैं पूरे टाइम से कहते हुए आ रहा हूँ। अब हम देखते हैं यहाँ पर, ये हमने सीडिंग करवा दिया है और ये हमारा सीडिंग हो गया है। अब ठीक है ना, ये हमने सीडिंग करवा दिया है और पर्टिकुलर अब यहाँ पर हम अपना एक रजिस्टर एपीआई प्लान कर लेते हैं। ठीक है ना। सो यू नीड टू प्लान दी एपीआई। सो ठीक है ना, तो आप नेक्स्ट.जेएस में है तो अगर आपको कोई चीज इंसर्ट करनी है डाटाबेस के अंदर तो दो तरीके से आप कर सकते हो। या तो आप एपीआई बना के, या तो आप एपीआई बना लो एंड देन फ्रंट एंड से क्या करो, कॉल द एपीआई। ठीक है ना। आप एपीआई बना लो और फ्रंट एंड से आप एपीआई को कॉल कर लो, उससे आपका डाटा इंसर्ट हो जाएगा। दूसरा है आप सर्वर साइड पर भी टोटल काम कर सकते हो। ठीक है ना, कि आपको जो है डायरेक्टली आपको एपीआई बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका क्या काम हो जाएगा, इंसर्ट का काम हो जाएगा। ठीक है ना। सो ये पॉसिबिलिटी नेक्स्ट.जेएस आपको देता है, ये पॉसिबिलिटी आपको नेक्स्ट.जेएस देता है। तो नेक्स्ट.जेएस में दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, नेक्स्ट.जेएस कंपोनेंट टाइप्स। नेक्स्ट.जेएस के दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है क्लाइंट साइड कंपोनेंट, क्या होता है क्लाइंट साइड कंपोनेंट, और दूसरा होता है सर्वर साइड कंपोनेंट। ठीक है ना। सो अगर आपको एपीआई बनानी, अगर आप एपीआई बना के अगर इंसर्ट करना चाह रहे हो तो बेसिकली आपको फ्रंट एंड पर, आप जो फ्रंट एंड बनाओगे उसमें आपको किस टाइप का कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, क्लाइंट साइड कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक एपीआई बनानी पड़ेगी। ठीक है ना। तो ये सारी प्लानिंग आप समझ लो कि वन बाय वन हम कैसे करना चाह रहे हैं। आज आपको एपीआई बनानी पड़ेगी, ये फॉर एग्जांपल ये एपीआई आपने बनाई। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर दो काम करने पड़ रहे हैं, एक तो आप क्लाइंट साइड कंपोनेंट बनाओगे और उसके बाद उस कंपोनेंट से आप इस एपीआई को कॉल करोगे। ठीक है ना। क्लाइंट साइड कंपोनेंट बनाने के लिए ऊपर ही ऊपर वहां पर क्या लिखना पड़ता है, यूज क्लाइंट लिखना पड़ता है। ये अभी सारी बातें समझ लेना, सुन लेना, वन बाय वन करते हैं। तो आज मैं आपको इंसर्ट करना बता रहा हूं किसकी मदद से, यूजिंग एपीआई। तो मैं नेक्स्ट.जेएस के थ्रू अगर कुछ इंटर करना चाहता हूं तो मेरे पास नेक्स्ट.जेएस में कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं। पहला तरीका एपीआई बना के कर लूं। अगर एपीआई बनाऊंगा तो मुझे फ्रंट एंड में किस टाइप का कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, क्लाइंट साइड कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, यही मैंने सामने लिख दिया है। और उस कंपोनेंट में ऊपर ऊपर मुझे यूज क्लाइंट लिखना पड़ेगा। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका है सर्वर साइड वाला। तो मैं आज के लेक्चर में मैं इस वे पर आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है ना। हो सकता है अगले लेक्चर पे रजिस्टर वाला मैं किसके थ्रू बता दूं आपको, सर्वर साइड पर, सॉरी, और भी मुझे अगर कुछ इंसर्ट करना होगा तो उस वाले काम को मैं किससे बता दूंगा,
इस सर्वर साइड से बता दूंगा, तो ताकि आपका फाउंडेशन, आपको ये भी पता चल जाए यार मैं इंसर्ट करना है तो मैं एपीआई बना के भी कर सकता हूँ और साथ साथ में डायरेक्ट सर्वर साइड से भी कर सकता हूँ। नेक्स्ट मुझे ये दोनों फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा प्लानिंग हो गया। अब मुझे ये एपीआई का एंड पॉइंट आपने प्लान कर लिया कि यार मुझे स्लैश एपीआई स्लैश रजिस्टर करके मुझे ये लेना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कई कई कंपनीज में क्या होते हैं, एपीआई के टाइम टू टाइम अलग अलग वेरिएशन आते हैं, ठीक है ना। हो सकता है इस साल जो मैंने एपीआई बनाई उसका मैं V1 दे दूं, वर्जन 1। हो सकता है अगले साल उन एपीआई में चेंज हो गया तो वो अपना वर्जन क्या कर सकते हैं, V2 कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ओवर द टाइम अगर आपको लगता है कि आपके सॉफ्टवेयर में एपीआई में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, मेजर मेजर चेंजेस हो सकते हैं, तो बेटर है V1 V2 V3 करके आपको अपनी एपीआई का फोल्डर स्ट्रक्चर अच्छी तरीके से बनाना चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनीज में इस तरीके का फॉर्मेट चलता है। अगर उनको लगता है कि मेरी एपीआई में ओवर द टाइम 2 3 4 6 महीने में कभी कभी कुछ कुछ चेंजेस अगर होंगे एपीआई में, तो बेटर है हम क्या लेके चलें, V1 V2 V3। व्हाट इज V, वर्जन, है ना। अगर एपीआई में चेंजेस हो रहे हैं तो अपन क्या लेके चलने चाहिए, वर्जन। सो मेरा, चूंकि ये मेरी फर्स्ट एपीआई है, तो मैं इसको क्या नाम देना चाहूंगा, V1 से हम चालू करेंगे। इज दैट ओके? सो लेट्स स्टार्ट। अब आप अपने डॉक्यूमेंटेशन पे चले जाओ, डॉक्यूमेंटेशन पे चले जाओ। हमारे पास यहाँ पर राउट हैंडलर्स मिल रहे हैं, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं नेक्स्ट.जेएस के ट्यूटोरियल में। सबसे पहला सेक्शन आपको राउट हैंडलर्स मिलेगा, ठीक है ना। यू विल हैव अ सेक्शन कॉल्ड राउट हैंडलर्स, ठीक है ना। तो यहां पर मैं राउट हैंडलर्स पे गया, एंड राउट हैंडलर इज अ सेक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एपीआई। अगर आपको नेक्स्ट.जेएस में एपीआई बनाना है तो ट्यूटोरियल, ये जो डॉक्यूमेंटेशन है, इसमें किस सेक्शन पे जाना पड़ेगा अपने को, राउट हैंडलर। देख देख के जाएंगे, ठीक है ना। सो ऐप फोल्डर के अंदर क्या बनाना है अपने को, एपीआई नाम की डायरेक्टरी बनानी, जैसा दे रखा है। ये देखो सिंबल देख रखा है, यहाँ पर ये सिंबल दिखाई दे रहा है सभी को, ये सिंबल, ये फोल्डर का सिंबल दिखाई दे रहा है, मतलब समझ लेना कि यार ये जो एपीआई नाम का हमें क्या बनाना है, एक डायरेक्टरी बनानी है। तो चलो यहाँ पर हम गए, तो ये ऐप के अंदर जैसा जैसा दिया हुआ है एग्जैक्टली वैसा बनाएंगे। एपीआई नाम की क्या बनानी है ऐप फोल्डर के अंदर, यहां पर आप देखो, ठीक है ना। यहां पर आप देखो ऐप फोल्डर के अंदर, तो यहां पर ऐप फोल्डर के अंदर क्या बनाऊंगा, डायरेक्टरी, किस नाम से, एपीआई। हर किसी नाम से बना सकते हैं कि भाई जो दे रखा है वही देना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा जो दे रखा है। अपना अपने मन से यहाँ पर एपीआई की जगह मैं अनिल नाम की डायरेक्टरी नहीं बना सकता हूँ, ठीक है ना। देयर इज द रूल्स एंड यू हैव टू फॉलो इट। द डॉक्यूमेंटेशन, एवरीथिंग इज रिटन ओवर देयर, यू हैव टू फॉलो द डॉक्यूमेंट। आप डॉक्यूमेंट्स के आगे आगे नहीं चल सकते, अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकते। उन्होंने बोल दिया कि भाई एपीआई डायरेक्टरी के अंदर route.js नाम से बनानी है, तो route.js से ही बनानी है, routes.js से नहीं बना सकते। क्लियर है ना। तो बी मेक श्योर कि आप जो चीज फॉलो कर रहे हो वो पूरा कंप्लाइंट होना चाहिए, एज पर द डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है ना। और डॉक्स देख देख के करना है, देख देख के काम करना है, थोड़ी अपनी इंटेलिजेंस लगानी है। तो चलो हम यहाँ पर बनाते हैं, एपीआई के अंदर गया, और एपीआई के अंदर मुझे किस नाम से बनानी है, route.js। अगर मैं route.js बनाऊंगा तो स्लैश एपीआई नाम का राउट बनेगा, मगर मुझे ऐसा पैटर्न नहीं चाहिए, मुझे पैटर्न कुछ अलग टाइप से चाहिए। तो यहाँ पर आप देखना ऐप के अंदर आइटम्स के अंदर ये राउट दिया हुआ है। ये अगर इसको देखा जाए, क्योंकि देख देख के करो आप, देख देख के करो। अगर मैं ऐप के अंदर आइटम्स के अंदर, ऐप के अंदर आइटम्स के अंदर routes.js नाम की फाइल बनाऊंगा, तो मेरा एंड पॉइंट इस तरीके से बनेगा, लोकल होस्ट कॉलन 3000 स्लैश एपीआई। तो आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ऐप के अंदर आपने सर एपीआई फोल्डर बनाया ही नहीं, आपने डायरेक्टली क्या बना दिया, उसके अंदर आइटम्स। तो नेक्स्ट.जेएस क्या बोलता है, फोल्डर बनाओगे तो फोल्डर के नाम से आपका क्या बन जाएगा, राउट। सो नेक्स्ट.जेएस का जो राउटिंग सिस्टम है वो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पे काम कर रहा है, एम आई राइट। नेक्स्ट.जेएस routing system is working on directory structure. It means whatever the route we want, we have to create the as per the routes we need to create the nested directories. समझ में आ गया। अब जो रिएक्ट करके आ रहे हैं उन बच्चों को मालूम है कितना लोचा है वहां पर, वहां से अलग से रिएक्ट वालों को थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ती है, रिएक्ट राउटर डॉक, ठीक है ना। मगर नेक्स्ट.जेएस में बहुत आसान है कि नहीं है, फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाने ज्यादा टेंशन बिल्कुल भी नहीं है, बहुत इजी कर रखा है, ठीक है ना। तो routes डॉट के अंदर ये बन गया, तो आपको समझ में आ गया। अब मुझे एपीआई के अंदर V1 के अंदर रजिस्टर नाम से बनाना है, तो बताओ क्या करूं, है ना। तो ये मेरी प्लानिंग है कि भाई मैंने प्लान कर लिया,
मैंने प्लान ये कर लिया, तो बताओ अब मुझे ऐप के अंदर क्या बनानी पड़ेगी, कौन सी डायरेक्टरी? वेरी गुड। एपीआई के अंदर V1, वेरी गुड। V1 के अंदर रजिस्टर, वेरी गुड। और उसके अंदर राउटर। समझ में आ गया? तो ये पूरा फोल्डर हो गया। तो चलो ऐप के अंदर गए, ऐप के अंदर गए, ऐप के अंदर एपीआई के अंदर किस नाम की डायरेक्टरी बनाऊंगा मैं? V1, ठीक है ना, फॉर द वर्जन 1। एंड V1, इनसाइड V1 व्हाट वी वांट? रजिस्टर, ठीक है ना। और रजिस्टर के अंदर व्हाट वी वांट? राउट डॉट जेएस। अब राउट डॉट जेएस के अंदर क्या लिखें? वी नीड अ बेसिक सैंपल कोड, बेसिक स्निपेट व्हाट वी वांट टू राइट। So there is a sample code. There is a sample code over here. You can just copy and you can paste it here. But you need to understand, आपको समझना पड़ेगा कि भाई रजिस्टर वाला जो राउट होता है, रजिस्टर वाला जो राउट होता है, उस राउट को आप किस मेथड से बनाना चाहते हैं? पोस्ट से बनाना चाहते हैं कि गेट मेथड से बनाना चाहते हैं? ठीक है ना। तो ये डिसीजंस टोटल आपके हैं। आप डेवलपर हो, आप सॉफ्टवेयर के निर्माता हो, तो आपकी मर्जी पड़ेगी तो आप गेट भी ले सकते हो, पोस्ट भी ले सकते हो। आप बहुत प्रोफेशनल इंजीनियर हो तो आपको पोस्ट लोगे, और आपको अगर नए नए बच्चे हो, आपको पता ही नहीं है कि क्या कौन सी चीज के लिए क्या लेना है, तो आप गेट लेके भी काम को आगे बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए मैंने आपको बता रखा है कि आप स्ट्रापी, मैं आपको सजेस्ट करता हूं बार बार सभी बच्चों को कि स्ट्रापी का डॉक्यूमेंटेशन आप देखें। स्ट्रापी जो है एक सीएमएस है, और इसका कुछ एक एपीआई स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्ट्रापी के कुछ एपीआई स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इसमें अगर आप इसको फॉलो कर करके अगर आप बनाओगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो आप वहां पर देखेंगे स्ट्रापी को रजिस्टर करने के लिए मतलब अगर किसी भी टाइप की रजिस्टर एपीआई बनानी है तो एक्चुअल में आपको पोस्ट टाइप से बनानी चाहिए, वो स्टैंडर्ड तरीका है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम गए, यहाँ पर हम गए, यहाँ पर हम गए, और यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर दो सेक्शन दिए हुए हैं, टाइपस्क्रिप्ट का कोड दिया हुआ है और जावास्क्रिप्ट का। तो भाई बताओ यहाँ पर मैंने किस टाइप की बना दी फाइल? जेएस नाम से बना दी। और जबकि मैंने प्रोजेक्ट पहले दिन किस टाइप से सेटअप किया था? टाइपस्क्रिप्ट का। तो आधा ये ना आधा वो, ऐसा नहीं चलेगा। आपने अगर प्रोजेक्ट टाइपस्क्रिप्ट से सेटअप कर रखा है तो सारी फाइलें ही फिर कौन सी बनानी पड़ेगी आपको? टाइपस्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी, नहीं तो थोड़ा बहुत इनकम्पैटिबिलिटी इशू आ जाएगा। So every file we need to create ts.ts. समझ में आ रहा है? So route.js की बजाय इसको रीनेम करना पड़ेगा अपने को, किस नाम से? route.ts. वेरी गुड, route.ts, ठीक है। So now we have created the ts file. अब यहाँ पर इसने दो सैंपल दे रखे हैं भाई। कौन से सैंपल दे रखे हैं? एक जावास्क्रिप्ट का सैंपल दे रखा है route.js, और एक टाइपस्क्रिप्ट का सैंपल दे रखा है। तो बस इस टाइपस्क्रिप्ट के सैंपल में जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट का कोड ऑलमोस्ट सिमिलर है, but everywhere when you are defining a variable you have to define its type। x और y के दो वेरिएबल 10 और 20 को मैंने ऐड करके बताया था प्लेग्राउंड में। जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट में सिर्फ छोटा सा डिफरेंस है कि वेरिएबल बनाते समय साथ साथ में उसका क्या डिफाइन करना पड़ता है? आपको टाइप डिफाइन करना पड़ता है। तो आप देखो ये स्विच करो, जावास्क्रिप्ट में और टाइपस्क्रिप्ट में स्विच कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट कोड 90%, 95% कोड सेम है। सिर्फ जो वेरिएबल डिफाइन हो रहा है फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में, उसका टाइप भी डिफाइन हो गया। ये गेट नाम का फंक्शन है। फंक्शन से रिलेटेड दो बातें, डिफाइन करो और कॉल करो। अब ये इसको मैं तुरंत फिर से प्लेग्राउंड में समझा देता हूं यार आपको, ठीक है ना। सो यहाँ पर ये रहा हमारा JS प्लेग्राउंड, ये रहा प्लेग्राउंड, ठीक है ना, ये रहा हमारा प्लेग्राउंड, ठीक है ना। फंक्शन से रिलेटेड दो बातें, फंक्शन डेफिनेशन और दूसरा बात फंक्शन कॉलिंग, ठीक है ना। एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया, जावास्क्रिप्ट में फंक्शन हम डिफाइन करेंगे ये ऐड, ठीक है ना। फंक्शन को ऐसे डिफाइन करते हैं। कॉल कैसे करते हो भाई? फंक्शन का नाम और कॉलिंग, ठीक है ना। अब मान लीजिए कॉलिंग करते समय मैंने दो नंबर पास कर दिए भाई, ये 10, 20। तो दिस 10 एंड 10, 20 आर कॉल्ड एक्चुअल आर्गुमेंट्स, ठीक है ना। ये साथ साथ में करना भी सही कि भाई मैंने खोल के देखा, आपने भी बता दिया, आपने कर लिया, फटाफट कर लिया। एक एक दो मिनट लग रहे हैं, 1 मिनट लग रहा है प्लेग्राउंड में जाके स्क्रीनशॉट कर लिया। अब ये 10 में यहाँ से भेज रहा हूं तो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा? रिसीव करना पड़ेगा। ये रिसीव करूंगा मैं फॉर्मल आर्गुमेंट में। किस में करूंगा? फॉर्मल आर्गुमेंट में। 10 जाएगा FA1 में और 20 जाएगा FA2 में, ठीक है ना। तो फंक्शन डिफाइन करते समय राउंड ब्रैकेट के अंदर जो चीज आती है वो एक वेरिएबल होता है कि नहीं होता है? अगर वेरिएबल है तो उसका मुझे टाइपस्क्रिप्ट में साथ साथ में उसका क्या डिफाइन करना पड़ेगा?
टाइप भी डिफाइन करना पड़ेगा। इफ वी आर वर्किंग ऑन टाइप स्क्रिप्ट, इफ वी आर नॉट वर्किंग ऑन टाइप स्क्रिप्ट, वी आर वर्किंग ऑन जावा स्क्रिप्ट, देन इट्स ओके। ठीक है ना। इन दोनों नंबरों को मैं क्या कर सकता हूं, कॉन्सोल डॉट लॉग कर सकता हूं। यहां पर देखो साथ में fa1 प्लस fa2, fa1 प्लस fa2। कैन यू सी द आउटपुट? जावास्क्रिप्ट प्लेग्राउंड में परफेक्ट आ रहा है। फंक्शन को डिफाइन किया, फंक्शन को कॉल किया, कॉलिंग करते समय जो पैरामीटर पास किए एक्चुअल आर्गुमेंट। भाई कितना भी एडवांस चीजें सीख लो, शुरुआत ये है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, कोडिंग की पहली सीढ़ी है क्या, फंक्शन को समझ लो, फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, कॉल कैसे करते हैं। ये डेफिनेशन के अंदर ये जो होती है ये वेरिएबल्स क्या कहलाते हैं, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। एंड दिस फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स इज एक्चुअली सम वेरिएबल्स, एम आई राइट? ये जो फॉर्मल आर्गुमेंट है ये क्या है, वेरिएबल है। तो ये कि यही कोड अगर मैं मुझे टाइपस्क्रिप्ट प्लेग्राउंड में लिखना पड़े, ये टाइपस्क्रिप्ट प्लेग्राउंड में गया यहाँ पर मैं आपके सामने, ये कि यही कोड पूरा उठा लूं, टाइपस्क्रिप्ट में ले जाऊं, यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूं, तो मेरा मेरा कोड चल जाएगा कि एरर देगा? एरर देगा। क्यों दे रहा है भाई? क्योंकि आपने ये फॉर्मल आर्गुमेंट के सर साथ साथ में क्या नहीं डिफाइन किए, टाइप्स आपने डिफाइन नहीं किए, बिकॉज दिस इज अ टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है ना। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने fa कॉलन नंबर, कल का फॉर्मूला पता है, टाइप स्क्रिप्ट का एक ही फॉर्मूला है भाई, अगर आप ये कर रहे हो तो वेरिएबल कॉलन टाइप। सो व्हाट इज माय वेरिएबल नेम, fa1 कॉलन, व्हाट इज माय टाइप, नंबर। तो देख देख के समझ में आ रहा है, fa1 कॉलन नंबर, समझ में आया। सो व्हाट इज fa1, इज अ, it's a variable. What is fa2? It's a variable. So I will define its type. Now am I getting any error in the TypeScript? No. Am I getting the output? I'll run it. Am I getting the correct output? Yes. So there is a very small difference in TypeScript and JavaScript. तो टाइपस्क्रिप्ट के अंदर आपको कोई भी वेरिएबल अगर आप ले रहे हो तो साथ साथ में उसका अपने को क्या डिफाइन करना पड़ेगा, टाइप भी डिफाइन करना पड़ेगा। मैंने दोनों के प्रैक्टिकल, जावास्क्रिप्ट प्लेग्राउंड में इसका प्रैक्टिकल बता दिया है, टाइपस्क्रिप्ट प्लेग्राउंड में इसका प्रैक्टिकल बता दिया है। अब आ जाते हैं सामने हमारे कोड की तरफ। सो यहाँ पर route.ts है। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट.js में जाऊंगा, या नेक्स्ट.js में मैं गया, ये सैंपल कोड उठाने से पहले ये मैं टाइपस्क्रिप्ट का कोड उठाऊंगा, पूरा कॉपी किया, और थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे कि जिस कोड को उठा रहे हो उसमें गेट लिखा हुआ है। इसका मतलब आप जो एपीआई बना रहे हो, अगर आपको गेट वाली एपीआई बनानी है तो आप ये वाला कोड काम कर जाएगा, करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है ना। अगर आपको गेट वाली एपीआई बनानी है तो ये वाली लाइन चलेगी, और अगर आपको पोस्ट वाली एपीआई बनानी है तो बस कुछ नहीं, गेट की जगह गेट कैपिटल में लिख रखा है तो यहाँ पर अपने को क्या लिख देना है, पोस्ट लिख देना। भाई थोड़ी इंटेलिजेंस, ये चैट से पूछ लो, ये आप देख लो, यहाँ पर आप जाओ, यहाँ पर आप देखना, इसी में कंट्रोल F करके मैं पोस्ट कैपिटल में लिख दूं तो ये नीचे थोड़ा कहीं ना कहीं पोस्ट वाला भी राउट मुझे मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया? मिला ना। तो बस यही तो हमें करना है। सो यहाँ पर ये कोड उठाया मैंने यहाँ से, ये देखो ये पेज, यहाँ पर ना ऊपर ऊपर गया मैं, और अपना ये सैंपल कोड मैंने उठा लिया, टाइपस्क्रिप्ट वाला सैंपल कोड उठा लिया मैंने, यहाँ पर पेस्ट किया। ठीक है ना। और बताओ ये चीज क्या है, दिस इज स्टेप फर्स्ट, फंक्शन definition. And if you are defining something, we can also export it. I can export anything. I can export anything in JavaScript or TypeScript. Can I export anything? जावास्क्रिप्ट में जितनी चीजें आपने पढ़ रखी है, हर कॉन्सेप्ट जो पढ़ रखी है, उसमें से फंक्शन एक कॉन्सेप्ट है कि नहीं? क्या उस फंक्शन को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो? अगर आपने एक्सपोर्ट किया तो किसी दूसरी जगह आप इंपोर्ट करवा सकते हो। तो जावास्क्रिप्ट का, नोड.जेएस का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को आप क्या करवा सकते हो, एक्सपोर्ट करवा सकते हो। तो मैंने एक गेट नाम का वेरिएबल बनाया, डिफाइन किया, और उसको तुरंत वहां से क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। ये एक्सपोर्ट वाली लाइन इन्होंने यहाँ लिख दी, आप चाहो तो नीचे भी एक्सपोर्ट करके लिख सकते हो, बट ये कॉम्पैक्ट है। इस गेट से मैंने क्या लिख देना है, पोस्ट लिख देना है। ठीक है ना। ये हो गया पूरा डन। सो ये रिक्वेस्ट मेरा हो गया। अब यहाँ पर चूंकि ये एक एपीआई है, तो इस एपीआई में यहाँ पर चूंकि एक फंक्शन है, इस करली ब्रेसेस के अंदर के पार्ट को क्या बोलते हैं, फंक्शन बॉडी। भाई करली ब्रेसेस के अंदर के पार्ट को क्या बोलते हैं, फंक्शन बॉडी।
और फंक्शन का बॉडी का जो करली ब्रेसेस एंड हो रहा है उससे पहले दुनिया के एवरी फंक्शन में रिटर्न समथिंग, है ना। दुनिया का कोई सा भी आप फंक्शन बनाओ, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ऐड, सबट्रैक्ट, कोई सा भी फंक्शन बना रहे हैं, करली ब्रेसेस जहां फिनिश हो रहा है उससे जस्ट पहले हमें क्या करना चाहिए, रिटर्न करना चाहिए, है ना। करना चाहिए, कंपलसरी नहीं है, बट जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें हमेशा होता ही होता है। तो रिटर्न करने के लिए एक ही वर्ड यूज होता है, रिटर्न। अब रिटर्न में क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई नंबर रिटर्न कर रहा हूँ कि कोई स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा हूँ, ये देखते हैं, क्योंकि हमें अपने हिसाब से काम नहीं करना। हमें तो बेसिक प्रिंसिपल मैंने फॉलो किया कि भाई फंक्शन बना लिया और फंक्शन के करली ब्रेसेस जहां खत्म हो रहा है उससे जस्ट पहले मुझे इतना पता है, सर ने सिखा रखा है कि भाई रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करना है, मैं अपनी मर्जी से तो कुछ भी रिटर्न नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं कहा जाऊंगा, डॉक्यूमेंटेशन पर। कहीं ना कहीं देखेंगे तो ये देखो, ये रिटर्न वाला स्टेटमेंट वाली लाइन लिख रखी है, कॉपी किया और यहां पर मैंने पेस्ट कर दिया। सो रिटर्न है रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है ना। तो अब इसको कंपेयर करें कि भाई ये चीज क्या है, ये रिस्पॉन्स क्या है, ये कोई ना कोई, ये कोई ना कोई हमारा क्लास का एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है, ये क्लास का एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है, ये कोई ना कोई मेथड है, ये कोई ना कोई एक्चुअल आर्गुमेंट है। तो ये चीज आपको इस डॉट से डॉट कंपेयर करो, इस डॉट से डॉट कंपेयर करो। सो रिस्पॉन्स इज माय क्लास एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, है ना। ये क्लास एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, अब क्लास कहाँ बनी, किसने बनाई, क्या बनाई, भाई नेक्स्ट जेस मैंने नहीं बनाया, बट ये इंटरनली कहीं ना कहीं बना होगा, बट हमें तो क्या करना है, उसको उस पैटर्न में यूज करना है। सो रिस्पॉन्स इज अ क्लास एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, आई एम कॉलिंग इट्स जेसन मेथड एंड आई एम पासिंग a actual argument, and this actual argument is a type of object, ठीक है ना। सो बस इसकी जगह मैं यहाँ पर हेलो लिख दूं, मैं इस एक्चुअल आर्गुमेंट की जगह कुछ भी पास कर सकता हूं। मैंने क्या पास कर दिया, स्ट्रिंग, और इसका आउटपुट देखते हैं। अब बिकॉज दिस इज एन एपीआई, द बेस्ट टूल टू टेस्ट द एपीआई इज पोस्टमैन। सो मैंने पोस्टमैन ओपन किया, मैंने ये पूरा एंड पॉइंट कॉपी किया, यहां पर गए, अलाउ, ठीक है, अलाउ, एंड देन आई विल क्रिएट न्यू थिंग। सो मैं अपनी एपीआई को प्रॉपर नाम दूंगा, दिस एपीआई इज अबाउट रजिस्टर, आई विल पेस्ट द एंटायर एपीआई एंड विच काइंड ऑफ एचटीटीपी मेथड, ये सारी क्या है, एचटीटीपी मेथड्स हैं। सो इंटरव्यू में पूछे कि टेल मी एनी 3 or 4 एचटीटीपी मेथड्स, सो गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। सो क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो बातचीत करने के जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो नियम है, जो माध्यम है, वो उसको बोलते हैं एचटीटीपी प्रोटोकॉल्स एंड एचटीटीपी प्रोटोकॉल्स। और उस प्रोटोकॉल्स के अंदर कौन कौन से मेथड्स के थ्रू आप कॉल कर सकते हो, क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो बातचीत है वो किन किन मेथड से आप कर सकते हो। सो देर इज अ मेथड कॉल्ड एचटीटीपी गेट मेथड, देर इज अ मेथड कॉल्ड एचटीटीपी पोस्ट मेथड, सो देर आर मेनी मेथड्स अवेलेबल। सो गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ये याद रखो भाई, ये इतना है, ये पोस्ट पे गया, क्योंकि मैंने एपीआई किस टाइप से बना रखी है, पोस्ट से बना रखी है। ये देखो पोस्ट यूज कर रखा है, अगर मैं यहाँ पर गेट यूज करता तो यहाँ पर मुझे एपीआई किससे हिट करनी पड़ती, गेट से, ठीक है ना। ये पोस्ट, ये मैंने यहाँ पर किया पोस्ट। ध्यान रखना है, आप पोस्ट स्मॉल में मत लिख देना, अपने मन मर्जी से कुछ मत करना सर, जितना भी है टोटल फॉलो करना है अपने को, डॉक्यूमेंटेशन से जो दिया है उसी के हिसाब से काम करना है अपने को। सो वहां पर कैपिटल में पोस्ट लिख रखा है तो यहाँ पर, because this is a TypeScript file, I need to define the formal argument along with its type. So request is variable caller and capital request is its type. अभी क्या टाइप है, ये कुछ कस्टम टाइप होगा, बट फॉर्मेट मैंने जो लिखवा रखा है भाई, ये फॉर्मेट आप याद रख लेना, ये दिमाग में बिठा लेना, ये फॉर्मूला याद रख लेना, ठीक है ना। और तीसरा जो तरीका है, जावास्क्रिप्ट में 4 तरीके से वेरिएबल बना सकते हैं, सभी को पता ही है। ऑटोमेटिक, वेरी गुड, वेरिएबल कॉलन टाइप, ठीक है ना। यू कैन क्रिएट वेरिएबल यूजिंग लेट, var, const, and the fourth one is without using any 3 of this. So here you can see that in the formal argument I am not writing let, I am not writing const, I am not writing var, but I am writing nothing. So this way of defining variable is what, automatic. तो जावास्क्रिप्ट में 4 तरीके होते हैं भाई वेरिएबल बनाने के, तो ये फॉर्मल आर्गुमेंट में ये कौन सा यूज कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिक। अब फिर आप जावास्क्रिप्ट में चले जाओ, हर बेसिक बेसिक चीज मैं बता रहा हूँ, आप इधर चले जाओ अपने जावास्क्रिप्ट में, यहाँ पर आप गए,
जावास्क्रिप्ट में आप चले जाओ किस सेक्शन पे, वेरिएबल्स में। सो देर आर 4 वेज टू डिक्लेयर जावास्क्रिप्ट वेरिएबल, लेट, वार, कॉन्स्ट एंड ऑटोमेटिकली। समझ में आया ना? सो यहाँ फॉर्मल आर्गुमेंट में आप देखो, ये रिक्वेस्ट से पहले दिख रहा है क्या कहीं पर लेट लिखा हुआ, कॉन्स्ट लिखा हुआ मिल रहा है क्या, वार मिल रहा है क्या? कुछ भी नहीं मिल रहा है। इसका मतलब वेरिएबल बन रहा है विद द हेल्प ऑफ फोर्थ मैटर, दैट इज ऑटोमेटिकली। समझ में आया ना? सो बस अब चूंकि ये टाइपस्क्रिप्ट फाइल है, सो वी नीड टू डिफाइन इट्स टाइप एंड रिक्वेस्ट इट्स टाइप, और ये मैंने रिस्पॉन्स दिया, यहाँ पर गया मैं और मैं हिट करूं, तो हिट करते ही देखते हैं भाई चल नहीं रहा है, ये कनेक्शन रिफ्यूज। इसका मतलब मैंने नेक्स्ट का प्रोजेक्ट तो चलाया ही नहीं। प्रोजेक्ट कैसे चलाओगे? एपीआई कब काम करेगी? जब आपका नेक्स्ट का प्रोजेक्ट चलेगा। चलाने के लिए भाई आपको आप कोचिंग से घर आओगे गाड़ी से, तो गाड़ी चालू करनी पड़ेगी तभी तो चलेगी। विदाउट चालू किए वो आप कैसे एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो? आपका इंजन तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना, आपका फ्रेमवर्क तो चालू करना पड़ेगा, नेक्स्ट को चालू करना पड़ेगा, तभी तो एपीआई काम करेगी। समझ में आ रहा? एपीआई बंद पड़ी है, इसका मतलब आपका फ्रेमवर्क आपने स्टार्ट नहीं किया, कैसे चालू करेंगे? एनपीएम रन डेव, है ना, ये एनपीएम रन डेव से आपका पूरा फ्रेमवर्क स्टार्ट हो जाएगा, आपका नेक्स्ट की एप्लीकेशन चालू हो जाएगी, और आपकी एप्लीकेशन अगर चालू होगी तो फिर आप एपीआई कॉल कर सकते हो। तो लेट्स कॉल दी एपीआई। अब देखो अब टाइम लेने लग गया, और जैसे ही ये थोड़ा सा प्रोसेस हो जाएगा हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स मिल जाएगा। फेल हो जाए तो फिर से ट्राई करेंगे। रेडी, ये देखो आ गया, क्या आउटपुट आया, हेलो, और रिस्पॉन्स कोड क्या आया, 200। ठीक है ना? तो अब ये जब भी आप एपीआई पे काम करते हो तो आपके दिमाग में फिर से वही चीज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर आ जाना चाहिए कि भाई क्लाइंट है और दूसरी तरफ कौन है, अपना सर्वर है। ठीक है ना? क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी, क्लाइंट ने क्या करी, रिक्वेस्ट करी किस एंड पॉइंट पर, इस एंड पॉइंट पर। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी किस एंड पॉइंट पर, इस एंड पॉइंट पर रिक्वेस्ट करी। ठीक है ना? क्लाइंट ने इस एंड पॉइंट पर रिक्वेस्ट करी, और सर्वर ने उस रिक्वेस्ट को सुना, लिसन किया, और आपको बदले में क्या दे दिया, फिर से रिस्पॉन्स दे दिया। आपको क्या दे दिया, रिस्पॉन्स दे दिया। रिक्वेस्ट के बाद सर्वर जो देता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स के साथ में सर्वर आपको एक कोड भी देता है जिससे कि क्लाइंट को पता चलता है क्या हुआ, है ना? तो रिस्पॉन्स के साथ साथ में सर्वर ने क्लाइंट को क्या दे दिया, एक रिस्पॉन्स कोड दिया। दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स कोड। दिस इज 200 is what? It's response code. And who gives this response to whom? सर्वर गिव्स द रिस्पॉन्स कोड टू क्लाइंट। समझ में आ रहा है ना? इंटरव्यू में पूछ ले भाई रिस्पॉन्स कोड क्या है, तो सर दिस इज अ कोड गिवन बाय सर्वर टू दी क्लाइंट, है ना? ये एक रिस्पॉन्स कोड होता है। तो 200 मीन्स ओके, इस 200 का मतलब होता है ओके। उसके बाद हम गए, अब ये रिस्पॉन्स कोड के साथ साथ में कुछ मैसेज भी देता है, साथ साथ में कुछ कुछ डाटा देगा ना। तो मैंने अभी अभी मैंने डाटा क्या दे दिया, एक स्ट्रिंग हेलो। ठीक है ना? इसकी जगह मैं क्लाइंट और सर्वर के बीच में जेसॉन डाटा भी दे सकता हूँ, मेरी मर्जी, है ना? तो आपने देखो अभी मेरे पास किस टाइप का डाटा आ रहा है, पूरा स्ट्रिंग आ रहा है। इसी को अगर मुझे जेसॉन देना है तो मुझे पोर्ट चेंज कर लेना है। इस कॉलिंग के समय, इस कॉलिंग में मैं क्या पास कर दूंगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में होता है प्रॉपर्टी होता है, तो ये प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू की जगह क्या आ गया, हेलो। करली ब्रेसेस के अंदर एक ही फॉर्मूला चलता है। मैं आपको इतना बेसिक से बताता हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि शायद इससे ज्यादा कुछ संभव हो पाएगा। भाई ये क्या है, ये जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना? ये करली ब्रेसेस क्या है, इट्स अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। इट हैज अ फॉर्मूला कॉल्ड प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू। वैल्यू में आप कुछ भी लिखो, बट प्रॉपर्टी में आप कुछ भी लिखो। तो ये देखो मैंने जेसन मेथड के अंदर कॉलिंग करते समय एक्चुअल आर्गुमेंट में क्या पास किया, एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट पास कर दिया। एंड नाउ इफ यू विल सी, इफ आई विल हिट दिस पर्टिकुलर एपीआई, आई एम गेटिंग अ जेसन। Previously I was getting in HTML string, I was getting a string, but right now I am getting a JSON response between client and server। ठीक है ना? तो ये चीज आपको समझ में आई। अब हमें क्या करना है, अब हमें पोस्ट बॉडी रॉ एंड जेसॉन। ठीक है ना? ये फॉर्मूला याद रखना, पोस्ट बॉडी रॉ जेसॉन। सो यहाँ पर मुझे डाटा भेजना पड़ेगा, है ना? मुझे यहाँ पर सारा डाटा भेजना पड़ेगा क्लाइंट से। क्लाइंट यहाँ पर मेरा कौन है बताओ, यहाँ पोस्टमैन है। ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये ऑरेंज कलर का ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये मेरा अभी इस क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में किस तरीके से काम कर रहा है, ये क्लाइंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है ना? अगर आप ब्राउजर से हिट करोगे एपीआई को, तो ब्राउजर आपका गूगल क्रोम किस तरीके से काम करेगा, क्लाइंट की तरह काम करेगा। अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन से
आप एपीआई कॉल करोगे तो वो जो एंड्रॉइड की मोबाइल एप्लीकेशन है वो आपके इस क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में किस तरीके से काम करेगा, वो क्लाइंट की तरह काम करेगा। दिमाग में बिठा लेना, एंड्रॉइड एप्लीकेशन इज योर क्लाइंट, योर पोस्टमैन इज योर क्लाइंट, योर ब्राउजर इज योर क्लाइंट। समझ में आ गया ना? तो ये सारी चीजें क्लाइंट का पार्ट है। अब क्लाइंट जो है वो साथ साथ में डेटा देता है, तो मुझे क्लाइंट का डेटा जो है एक जेसॉन में देना है। सो जेसॉन में देने के लिए यहाँ पर पोस्ट बॉडी रॉ जेसॉन, और मैंने एक जेसॉन बनाया, एक जेसॉन बनाया, और मैं रजिस्टर करने के लिए मैंने कुछ कुछ डेटा मैंने प्लान किए थे, कुछ मैंने प्लानिंग करी थी कि यार रजिस्टर करते समय मैं इन चीजों को मैं भेजूंगा सर्वर पर, है ना। मुझे मुझे कोई भी एपीआई रजिस्टर करने के लिए मुझे इन डेटा को भेजना पड़ेगा कि नहीं भेजना पड़ेगा, ठीक है ना। सो मुझे फर्स्ट नेम भेजना पड़ेगा। अब इसके अंदर क्या चलेगा, पी कॉलन वी कॉमा पी कॉलन वी, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू कॉमा प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू कॉमा प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू कॉमा प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू कॉमा। तो ये प्रॉपर जेसन फॉर्मेट में जमा रहा हूं, अरेंज कर रहा हूं आपके सामने, ठीक है ना। एंड रोल टाइप कॉमा, ठीक है ना, एंड रोल टाइप, व्हाट इज द रोल टाइप। तो रोल टाइप फ्रंट एंड से रजिस्टर करने के लिए रोल टाइप कभी भी डिफाइन नहीं करेंगे। अगर किसी ने भी रोल टाइप, अगर आपने एपीआई ऐसी बना दी कि कोई भी फ्रंट एंड से रोल टाइप ले लिया और यहां से अगर कर लिया एडमिन, तो आपके सिस्टम में हर कोई एडमिन बन जाएगा। तो ये सिक्योरिटी लूप होल है कि नहीं है भाई, आपके सिस्टम में हर कोई एडमिन बन जाए आपके अलावा, तो भाई आपका सिस्टम तो खतरे में आ जाएगा ना। तो कभी भी रजिस्टर एपीआई पर रोल टाइप हमें कभी नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। तो उससे पता होगा कि भाई मुझे जो चीजें चाहिए इस हिसाब से ही हमारा ये पर्टिकुलर होगा। सो यहाँ पर मैंने पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, ये सी पास का मतलब क्या हो गया, कंफर्म पासवर्ड, ठीक है ना। और इन सारे डेटा को लेके मैं सर्वर पे लॉजिक लगाऊंगा और वैलिडेशन करूंगा कि भाई कंफर्म पासवर्ड किसी ने दे दिया 123 और किसी ने पासवर्ड 123 दे दिया और कंफर्म पासवर्ड 456 दे दिया, तो क्या मैं ऐसे यूजर को रजिस्टर करूं, क्या नहीं करूं भाई। पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, तो सिस्टम में रजिस्ट्रेशन करूं कि एरर दे दूं उसको, एरर दे देंगे कि भैया तुम्हारे यूजर नेम और पासवर्ड तो मैच कर ही नहीं रहे, ठीक है ना। तो इस टाइप का ये जो वैलिडेशन है ये भी हम थोड़ा आगे देखेंगे। इस ऑब्जेक्ट को अभी मैं कॉपी कर लेता हूं, मैंने पोस्टमैन में यहाँ पेस्ट किया प्रॉपर, ठीक है ना। और पोस्टमैन के अंदर प्रॉपर्टीज को स्ट्रिंग में लिखना पड़ता है। हालांकि जब कोड में अगर आप कोडिंग कर रहे हो तो प्रॉपर्टी स्ट्रिंग में नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर पोस्टमैन में इधर मैंडेटरी हमें प्रॉपर्टीज को किस में लिखना पड़ता है, स्ट्रिंग। आप करके देखो, आप एफनेम में ये हटा दो तो देखो वो पोस्टमैन एरर देने लग गया ना। तो मैंने क्या बताया था, प्रॉपर्टी डबल कोट्स में भी दे सकते हैं, सिंगल कोट्स में भी दे सकते हैं, बैकटिक में भी दे सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। तो चार तरीके में से यार मैं ये इसके डबल कोट्स में नहीं दे रहा हूं तो पोस्टमैन ले ही नहीं रहा है, तो फिर हमारे पास तीन अलग और तरीके तो है ना कि भाई ठीक है चलो नहीं ले रहा है तो हम इसको लेके देख लेते हैं, डबल कोट्स में लेके देख लेते हैं, तब कोई दिक्कत दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है, तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। तो मैंने एक यूजर रजिस्टर किया फॉर एग्जाम्पल अनिल डॉलर और anil@gmail.com, पासवर्ड 123, कंफर्म पासवर्ड 123। अब ये अनिल जो है, ये पर्टिकुलर ये जो यूजर है, ये इंपोर्टर है कि एक्सपोर्टर, ये इंपोर्टर है कि एक्सपोर्टर, ये चीज भी हमें डिसाइड करनी पड़ेगी। ये एपीआई, अब यू आर अ बैकएंड इंजीनियर, एवरीथिंग यू, एवरी स्टेप यू हैव टू थिंक अबाउट कि अगर आप यहां पर कर रहे हो तो आप आगे चल के डैशबोर्ड पेज पर आप उसको रोल डिसाइड करवा लो कि अभी तो इसको हम ऐसे नॉर्मल कस्टमर ले लेते हैं, मगर इसका रोल डिसीजन जैसे ही वो डैशबोर्ड पर जाएगा तो पहला ऑप्शन ही उसको वो वहां दे देते हैं, या फिर यहाँ पर एक्सप्लिसिटली आप रोल टाइप ले लो, ठीक है ना। एक्सप्लिसिटली यहाँ पर हम रोल टाइप ले लेते हैं। सो यहाँ पर मैंने किया रोल अंडरस्कोर टाइप, रोल टाइप लिया और रोल टाइप मैंने यहाँ पर दे दिया इंपोर्टर, ठीक है ना। रोल टाइप कॉलन इंपोर्टर, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या, अच्छा यहाँ पर डबल कोट्स में भूल गया, समझ में आया। तो अब अगर किसी यूजर ने यहां पर रोल टाइप में अगर किसी ने एडमिन लिखा, तो आप क्या सर्वर साइड पे लॉजिक नहीं लगा सकते हो कि अगर एडमिन आ जाए तो भैया रजिस्टर मत करना, उसको एरर दे देना,
क्योंकि अगर हर कोई एडमिन रजिस्टर कर लेगा तो आपके सिस्टम को तो दिक्कत है ना। तो यहाँ पर इस रोल टाइप में मैं सर्वर साइड पे जो लॉजिक लिखूंगा उसमें सिर्फ दो वैल्यू को चेक करवाऊंगा, या तो इंपोर्टर होनी चाहिए या एक्सपोर्टर होनी चाहिए, या इंपोर्टर एक्सपोर्टर होनी चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ मिला तो हम उसको एरर दे देंगे, क्योंकि वी डोंट वांट आवर सिस्टम टू रजिस्टर एनी गेस्ट यूजर कैन रजिस्टर एज अ एडमिन। हम नहीं चाहते हैं कि हर कोई हमारे सिस्टम में कैसे रजिस्टर कर ले, एज एन एडमिन रजिस्टर कर ले, बिकॉज एडमिन इज अ क्रूशियल रोल। सो यहाँ पर हम यहाँ पर अभी इंपोर्टर करके रजिस्टर करते हैं, ठीक है ना। नाउ आई एम सेंडिंग दिस डेटा विद द हेल्प ऑफ पोस्टमैन, और ये डेटा जो है इसको बोलते हैं पेलोड। क्या बोलते हैं? पेलोड। सो मैं अब आगे चल के मैं इस डेटा को क्या बोलूंगा? जेसन नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा? पेलोड। मैं एक पेलोड भेज रहा हूं, पेलोड मतलब जेसन डेटा, ठीक है ना। जैसे अपने इसरो साइंटिस्ट जो रॉकेट वॉकेट लॉन्च करते हैं तो वो ये बोलते हैं कि मैं गैस भेज रहा हूं, मैं सैटेलाइट भेज रहा हूं। साइंटिस्ट लोग कैसे बोलते हैं कि मैंने सैटेलाइट लॉन्च किया, मैं वहां से लिक्विड फ्यूल मैंने वहां से उन रॉकेट में भर के उनको हमने भेजा। साइंटिस्ट लोग कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं? पेलोड। वो सैटेलाइट का जो वजन है उसको भी वो क्या बोलते हैं? पेलोड। वो जो आईसीबीएम जो रॉकेट वॉकेट जो अपने जो रॉकेट बना रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रहे हैं, तो उसमें ये बोलते हैं कि हम उसमें वो टेक्निकल वर्ड क्या यूज करते हैं? पेलोड। सो पेलोड इज डेटा, that data can be anything. It can be an atom bomb, it can be a satellite, it can be your fuel, it can be the food for the international space station, it can be anything. So just like you are a software engineer, whatever data you are sending to the server, it's basically something which you are sending to the server, and you will technically call it as payload. आपको payload ही बोलना है। So यहाँ पर ये जो पेलोड है, ये पेलोड मैं यहाँ सर्वर पर भेज रहा हूँ। सर्वर पर अगर मैं भेज रहा हूँ तो सर्वर पर रिसीव भी करना पड़ेगा। एक जगह से भेज रहे हो तो सामने वाले को रिसीव करना पड़ेगा। तो ये सारा डेटा अब मैं यहाँ से भेजता हूँ। तो अभी देखो मेरी एपीआई का एंड टू एंड फ्लो रेडी है। एंड टू एंड फ्लो का मतलब हो गया, इधर से मैंने हिट किया और सर्वर ने मेरे को रिस्पॉन्स दे दिया। भले ही सर्वर पे मैंने आगे का कोड नहीं कर रखा है, बट मेरा एक साइकिल कंप्लीट है कि नहीं इस फ्लो में। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया सर्वर को, सर्वर ने दे दिया नीचे रिस्पॉन्स। क्या मेरा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स साइकिल कंप्लीट है? बिल्कुल कंप्लीट है। अब इस डेटा को हम वहां पर एक्सेस करके देखते हैं। सो जितना भी डेटा आपने भेजा है, ऑल डेटा इज कमिंग इनसाइड विच ऑब्जेक्ट? रिक्वेस्ट। सो इस ये जो वेरिएबल है ना, इट्स बेसिकली ऑब्जेक्ट। सो इस ऑब्जेक्ट के अंदर सब कुछ आ रहा है आपके पास। तो आप इस डेटा को आप एक्सेस करेंगे, इस डेटा को आप एक्सेस करेंगे किसको? एफनेम को, एलनेम को। सो यहाँ से मैं एक वर्ड आपको बता रहा हूँ, शायद आपको हंसी आए। जो लिया है वो ही हम रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स में, ठीक है ना। तो जो पेलोड आपने यहाँ पोस्टमैन से जो आप भेज रहे हैं वो ही नीचे दिखाई दे, इससे ये पता चल जाएगा कि यार मैं सक्सेसफुली सर्वर पर मैंने पेलोड को रिसीव किया एंड आई एम रिटर्निंग इट। सो हेलो की बजाय यही डेटा मुझे, ये जो हेलो मैसेज आ रहा है ना, इस हेलो की जगह ये पूरा पूरा पेलोड मुझे रिटर्न करना है। जो लिया है वही मैं रिटर्न कर दूंगा, ठीक है ना। सो यहाँ पर मैं उसको रिटर्न कर लेते हैं, देखते हैं। सो इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ रिटर्न करवा दिया हेलो की जगह। अब देखते हैं क्या डेटा आ रहा है हमारा पर्टिकुलर। एम्प्टी आ रहा है। सो रिक्वेस्ट डॉट, सो ये हमारा क्या है? रिक्वेस्ट है। अब आप कंसोल लॉग करवा लो, कंसोल डॉट लॉग। आप एक एक चीज को कंसोल करवाओ कि भाई रिक्वेस्ट के अंदर है क्या, रिक्वेस्ट के अंदर है क्या, रिक्वेस्ट के अंदर है क्या। ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को मैंने नीचे यहाँ पर करवाया, कॉपी, ये कॉपी किया मैंने, कॉपी पेस्ट सेव, और आप पोस्टमैन को हिट किया। हिट करते ही आप देखना, ये देखो खूब लंबा चौड़ा ऑब्जेक्ट आ रहा है, खूब लंबा चौड़ा ऑब्जेक्ट आ रहा है, बट योर डेटा इज अवेलेबल इन अ पर्टिकुलर की कॉल्ड रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, आज फिर बता रहा हूं कि भाई जो है जेसन पेलोड, अगर पोस्ट से, अगर आपका डाटा पोस्ट बॉडी रॉ जेसन से आ रहा है तो सर्वर पर कैसे एक्सेस करेंगे? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, ठीक है ना। ये याद रख लेना। किसके अंदर? नेक्स्ट जेस के अंदर। कर करके देखेंगे। ये हिट किया, सो यहाँ पर हम गए और पर्टिकुलर इसमें गए रिक्वेस्ट डॉट, सो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ओके, सो लेट्स सी रिक्वेस्ट,
ओके, नाउ देयर इज अ मेथड कॉल्ड request.json, और ये आपको इस तरीके से एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो भी डाटा आपका पास आएगा वो इस तरीके से आपको एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। डेटा response.json, सो request.json response.json so request.params request.body request. देख लेते हैं, ठीक है। सो रिसीव receive post body raw json and type the json payload. Okay, so let's see what we need to do. Am I forgetting something? Okay, yes, now you can see that request.json आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है ना। request.json मेथड को कॉल करना पड़ेगा। सो request.json मेथड को मैंने कॉल किया, request.json मेथड को कॉल करूंगा तो ऑल डाटा, ये जितना भी मेरा पेलोड है, वो जितना भी वो चीजें आ रही है उसको मैं क्या बोलता हूँ, पेलोड। सो आई कैन कंसोल लॉग द एंटायर पेलोड, है ना। मैं पूरा जीपीटी का कोड पेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बस थोड़ी सी इंटेलिजेंस यूज कर रहा हूँ। कोई चीज स्किप कर रही है तो आप रेफरेंस ले सकते हो, गूगल पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, चैट से पूछो। अब कॉपी पेस्ट इज नॉट द सॉल्यूशन, ओनली थिंग यू यू मस्ट यूज एआई टूल्स व्हेनेवर यू आर स्टक समवेयर, ठीक है ना। सो देखो, मैं आपकी तरह, अब मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस हो गया था, क्या मैं क्या सुपर गॉड हूँ क्या, मैं कभी नहीं भूलूंगा, भूल जाता हूँ, चीजें स्किप हो जाती है, मुझे स्किप हो रही है तो आपको भी होगी, तो आपको यूज करना है कि यार वो कैसे कर रहे थे अपन, यार 4 दिन पहले किया था अभी भूल गया, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट चल लग रहे हैं रिसर्च करने में, तो समझ में आ गया। सो ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को जेसॉन मेथड कॉल किया, आने वाला जितना भी डेटा है वो हमें जेसन डेटा को हम कर लेते हैं। और ये चीज आपने जिन्होंने नेक्स्ट एक्सप्रेस जेएस यूज कर रखा है, तो जेसन पेलोड को रिसीव करने के लिए आप ऐप डॉट यूज और एक्सप्रेस डॉट जेसन को कॉल करवाते थे ताकि आने वाले डेटा को पार्सेबल आप कर सकते थे। ये उसी का इम्प्लीमेंटेशन है, तो बस इतना याद रखना है कि यार मुझे नेक्स्ट में ऐसे यूज करना है। अब आप देखना, मैं पेलोड हिट करूंगा आपके सामने, मैं पेलोड हिट करूंगा, देखो पेलोड आ गया कि नहीं आ गया, डंप हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो लिया है वही हम रिटर्न करेंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या लिया है, हमने पर्टिकुलर ये ऑब्जेक्ट लिया है, रिसीव किया है, और इसी को मैं रिस्पॉन्स में रिटर्न करवा दूंगा। इससे हमारा एंड टू एंड टेस्ट हो जाएगा कि भाई डाटा एपीआई कॉल हुई, एपीआई पर हमने सर्वर पर उस डेटा को रिसीव किया और उसी रिसीव डेटा को वापस रिटर्न करवा दिया। सो दिस इज एंड टू एंड टेस्ट ऑफ अ बेसिक एपीआई, है ना। आगे इंप्लीमेंटेशन हम करेंगे, बट एक एंड टू एंड टेस्ट करना है कि हमने जो सेंड कर रहे हैं उसी को हमें वापस रिटर्न करना है। सो यहाँ पर ये पेलोड लिया और इस पेलोड को मैं यहाँ पर ये ले लेता हूँ। सो दिस इज माय पेलोड, प्रॉपर्टी कॉलर वैल्यू, पेलोड कॉलर पेलोड। ये लेफ्ट वाला पेलोड क्या है, प्रॉपर्टी। अरे भाई ऑब्जेक्ट में हो आप करली ब्रेसेस में हो तो एक ही फॉर्मूला में आज 8 महीने से एक ही बार बोल रहा हूँ, करली ब्रेसेस प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू, करली ब्रेसेस प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू, नहीं याद होता है अपने को। तो भाई ये लेफ्ट वाला क्या है, ये राइट वाला क्या है, वैल्यू। रिस्पॉन्स देखते हैं आ गया कि नहीं आ गया। अब जावास्क्रिप्ट में एक रूल है, अगर प्रॉपर्टी और वेरिएबल के नाम सेम है तो यू कैन स्किप द कोलन वैल्यू पार्ट। इन शॉर्ट हैंड, किसी चीज को लिखने का बड़ा तरीका, उसी चीज को लिखने का छोटा तरीका, इट्स अ शॉर्ट हैंड राइटिंग ऑफ कोड, ठीक है ना। तो रूल क्या कहता है, अगर आप किसी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में हो, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू दोनों का नाम सेम है, तो क्या चीज हटा सकते हैं, कॉलन वैल्यू हटा सकते हैं। कॉलन वैल्यू आपके सामने हटाया, सेव किया, आउटपुट देखा, तब भी आउटपुट वही आ रहा था
अभी भी आउटपुट वही आ रहा है, कोई एरर नहीं। तो ये समझ में आया। आज के लेक्चर में ये चीज फॉलो करनी है। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। इस पूरे कोड को मैं सीलेस किया, गिट स्टेटस किया, गिट एड डॉट किया मैंने, गिट एड डॉट, गिट कमिट, गिट पुश,